बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल साहब। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हरमीत हमारा साथी कैसा है, जरा उसकी तरफ चलते हैं ना, उसका चेहरा मुबारक देख लें फिर आगे बात करते हैं। हेलो हरमीत जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सर। मैं बिल्कुल ठीक, आप दोनों कैसे हैं सर? हम बिल्कुल ठीक हैं सर। कल हम दोनों ने तो प्रेस क्लब में जाके जरा प्रेस क्लब के इलेक्शंस देखे और वहाँ की गहमा गहमी रौनक से हम लोग होते रहे। बारिश की प्रिडिक्शन थी लेकिन बारिश की चंद बूंदा बंदी थोड़ी हल्की सी हुई और फिर वो बंद हो गई। कुछ इलाकों में लाहौर के कह रहे हैं कि मौसम सरमा की बारिश हुई है लेकिन कराची में ज्यादा हुई है। खैर ये तो बातें एक तरफ हैं। आज 27 दिसंबर है और हमने याद करना है आज बहुत ज्यादा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, अपनी यादें भी ताज़ा करेंगे। आज के दिन उनकी शहादत हुई थी जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की। वो रावलपिंडी में लियाकत बाग के जलसा गाह से वापस जा रही थी जब एक बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। पहले फायरिंग उन पर की गई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, हम जानते हैं, और उनकी शहादत हो गई। पूरे सिंध में हंगामे हो गए, लोग अब तक उनको याद करते हैं। बेनज़ीर की शख्सियत कैसी थी, इस हवाले से आगे चल के बात करेंगे। मैं पहले रनडाउन की तरफ चले गए, फिर हम आगे अपनी बातें जो है वो तो साथ साथ चलती रहेंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। टॉप स्टोरीज आज के शेयर करूंगी हम डेली डोज के साथ आगाज करेंगे आज के शो का। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की चामागोइयां, रूमर्स बहुत ज्यादा है, लोग भी कंफ्यूज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रूमर्स नहीं है बल्कि सच्चाई पर मबनी खबरें हैं। सो रियलिटी क्या है और कहां से ये मामला स्टार्ट हुआ और क्या वो वाकई वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस पर आगे चलकर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर 2021 में बनने वाली जितनी भी मूवीज थी उनमें से कौन सी मूवीज जो हैं वो ऑस्कर के लिए नामजद हो सकती हैं, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की पर्सनालिटी, उनकी जो टाइम जो उन्होंने स्पेंड किया पाकिस्तान में, जब उनको इक़्तिदार मिला, फिर जलावतनी जो काटी और फिर जो वापस आई, तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, तमाम पहलुओं को डिस्कस करेंगे शो के आखिरी हिस्से में। डेली रोज के साथ आगाज करते हैं और सबसे पहले मौसम की बात हो जाए। सो और का मौसम तो बड़ा प्लेजेंट है, मजेदार किस्म का है, हल्की हल्की फॉग भी है, स्मॉग भी है और मैं बहुत ज्यादा इस तरह के मौसम को एंजॉय करी। बल्कि कल हम डिस्कस भी कर रहे थे आपस में कि शायद बारिश की तवक्को की जा सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है बारिश होती है तो फॉग खत्म हो जाएगी। सो वो जो फॉगी वेदर होता है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। बट एनीवेज इसके साथ साथ हम कराची का रुख करें तो वहां पर बारिश हुई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल अगर आपको बताएं तो मरी में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई, मीरपुर आजाद कश्मीर में मौसम खूब जबरदस्त है और इसके साथ साथ बल्तिस्तान में भी पहाड़ों ने सफेद चादर जो है वो ओढ़ी हुई है। हाँ, मौसम जो है सरमा की कल पहली बारिश हुई है कराची में और मौसम में तब्दीली आई है। ये बारिश अगले 2-3 दिन तक कहते हैं कंटिन्यू रह सकती है, कंटिन्यू कर सकती है। मौसम में क्या तब्दीली आएगी, कराची वाले बड़े खुश है इस मामले में। मेरी कल भी बात हुई कराची के कुछ लोगों से, कहने लगे कि हम तो बड़ा एंजॉय करते हैं बारिश को, लेकिन पिछली बारिशों की जरा ज्यादा हुई थी। वो हम जानते हैं कि वो एक तरफ तो एंजॉयमेंट थी और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तबाही का पेश खैमा थी। उसकी वजह यह है कि नाले बंद हो गए और पानी लोगों के घरों में आ गया, बड़ी परेशानी की सूरत हाल हुई। उस वक्त से मुसलसल एक काम चल रहा है कराची में, नालों की सफाई की जाए, ड्रेनेज का सिस्टम बेहतर किया जाए। अब वो किसी वक्त हम तफसीली इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी चल के हम देखते हैं जरा बर्फबारी जो आजाद कश्मीर मरी और शिखर। मेरे ख्याल में यहाँ पर रुख करने से पहले जरा हरमीत से क्विकली कमेंट ले लें शहर इक़्तिदार के मौसम का, उसके बाद मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल और फिर मरी। यस हरमीत प्लीज बताएं कैसा है मौसम। अच्छा, वैसे इस्लामाबाद की मैं बात करूं तो इस्लामाबाद में कल से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और अब तक जो रिमझिम है वो चल रही है और बड़ा खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठार हवाएं चल रही है। बट बहरहाल मौसम काफी खुशगवार हो गया। ज्यादातर मसला ये था कि लोगों को खांसी, नजला, जुकाम और जो हल्की फुल्की स्मोक और फोग चल पड़ी थी, तो अब बेहतरी आ रही है मौसम की। दोबारा बारिश होने की वजह से मौसम बड़ा ताजा हो गया, मतलब रिफ्रेश दोबारा हुई, बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अच्छा, मरी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे तुफैल अब्बासी इस वक्त मरी में मौजूद है। तुफैल बताइएगा यहाँ मरी पर कैसा मौसम है, बर्फबारी हुई है, कितनी हुई है, किन किन मकामात पर हुई है और कितना रश इस वक्त आप मरी में देख रहे हैं? बिकॉज ये एक तासुर आम पाया जाता है कि मरी में बर्फबारी हो सो हर कोई मरी की तरफ भागता है, तो इस हवाले से भी बताएं।
फरवरी के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त स्याह बादलों ने वादी को अपनी लपेट में ले रखा है। सर्द हवाएं चल रही हैं और मलका कोसार मरी का मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बर्फबारी की नवीद सुना दी है, जिसके बाद जो है मलका कोसार मरी में बर्फबारी के इंतजार में स्यों की बड़ी तादाद मलका कोसार मरी पहुंच चुकी है। और इस वक्त मलका कोसार के जितने भी सियाती मकामात हैं, कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, टी पॉइंट, पत्रियाटा, गलियात और मरी माल रोड समेत तमाम मकामात पर स्यों का एक हजूम है। मरी शहर में तिल धरने की जगह नहीं है और इस वक्त स्याह बड़ी तादाद में मौजूद है। बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो इन हसीन, दिलकश और दिलफरेब मनाजिर का दीदार अपनी आंखों से कर सके। महकमा मौसमियात ने आज बर्फबारी की नवीद सुनाई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो कल भी जारी रहेगा। जी अच्छा जी, मरी का मौसम तो ऐसा है जबरदस्त किस्म का। लोग अभी अगर बर्फबारी हो जाती है, जिसकी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन ये है कि कल भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, लोग पहुंच जाएंगे। और जो लंबी कतारें होती हैं, मुझे भी कई दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है, जब आप फंस जाते हैं ना फिर बुरा हाल होता है। अपनी गाड़ी में आपको बड़ी बड़ी देर इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक बार अगर आप पहुंच जाए तो वो मॉल रोड की जो सैर है, मॉल रोड के ऊपर जो लोग स्याह इकट्ठे होते हैं, वो कमाल का मंजर होता है। और हम प्लान कर रहे हैं शहर इक़्तिदार जाने का और उसके बाद मरी जाने का, और फिर हम सब मिलकर अपने व्यूअर्स को जरा एंटरटेन करेंगे, वहां का मौसम भी बताएंगे हरमीत के साथ ना जरा अलग किस्म का फ्लेवर आ जाएगा। हरमीत, आपका चक्कर लगा है मरी का इन दिनों में? सर मेरा वैसे प्रोग्राम था इस सैटरडे को, मैंने कहा जैसे बर्फबारी होगी तो मैं अपने प्रोग्राम में कुछ रिकॉर्ड करूंगा, बट बहरहाल आने वाले दिनों में इरादा है कि आप लोगों को भी थोड़े से मरी के जो खूबसूरती है, वहां की जो बर्फबारी है, उससे हमारे जो व्यूवर्स है वो भी मजा लें और आप लोग भी महसूस हो। कोशिश ये है कि सैटरडे को रिकॉर्डिंग के लिए भी जाए और चले वहां से कुछ चीजें भी लेके। जबरदस्त, लेट्स प्लान है। बस हम तैयार हैं, हम भी आने को तैयार हैं, बिल्कुल सारे वो। हम कहाँ जा रहे हैं जी? हम जा रहे हैं मीरपुर आजाद कश्मीर, जहां से हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बताइएगा मीरपुर में कैसा मौसम है और यहाँ पर स्नोफॉल की क्या सूरत हाल है? जी, आज आज़ाद कश्मीर भर में मौसम बेहद सर्द है। इस वक्त शहरी इलाकों में बेहद सर्द हवाएं चल रही हैं, जबकि आज बारिश का भी इम्कान बताया गया है। आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों में गुज़श्ता रात से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। खुसूसन वादी नीलम और वादी लीपा के जो बलाई इलाका जात के बुलंद और बाला पहाड़ हैं, उन्होंने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। इस सर्द मौसम में बर्फ से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहों ने भी आज़ाद कश्मीर का जो है वो रुख कर रखा है। मुल्क भर से लोग इस वक्त जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ और दोस्तों के साथ आजाद कश्मीर आ रहे हैं। जी अच्छा भाई, कमाल है, हर जगह से अच्छी खबरें मिल रही हैं। दिल हम बैठे में लाहौर में मचल रहा है हमारा, हम भी निकले कहीं पे जाएं। मतलब ये अभी गर्मियों में रोमा जो है ये तो सारे आजाद कश्मीर इस तरफ आगे सफर करके आई थी, तो उस वक्त तो बर्फबारी नहीं होगी। उस टाइम नहीं था, उस टाइम जो नारायण का गान था ना, वहां पर मौसम बहुत प्लेजेंट था। और मुझे लोग कहते थे कि अगर आपने जरा अच्छे वाला मौसम, ठंडे वाला मौसम एंजॉय करना है तो अभी आजाद कश्मीर आने वाला मौसम नहीं है, आप नारायण का गान जाएं। लेकिन मैं फिर भी आजाद कश्मीर गई, बिकॉज टू मच जो सर्दी होती है ना वो भी अनबेरेबल होती है, फिर आप उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते। सो वो मिला जुला मौसम था जब मैं आजाद कश्मीर गई थी और मैंने उस मौसम को एंजॉय किया था। गर्मी नहीं थी लेकिन ठंड भी नहीं थी, इवन खुनकी भी नहीं थी। आपके सवात की साइड पे क्या खबरें हैं? गांव वगैरह में बर्फ पड़ गई है या नहीं? शदीद बर्फबारी, मुझसे पूछे। बिल्कुल, अगर रऊफ साहब हम सवात की बात करें तो ज्यादा जो बालाई इलाके हैं सवात में, वहां पे तो बर्फबारी हो गई है काफी, कल रात से बल्कि परसों से शुरुआत है। और अगर मैं गांव की बात करूं तो गांव में बारिश का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि आज रात से बर्फबारी का सिलसिला वहां पे भी शुरू हो जाएगा, जो राब्ता हुआ अपने घर वालों के साथ। तो बर्फबारी पहाड़ों पे शुरू हो चुकी है। बहरहाल बड़ा मौसम अच्छा है और लोगों की जो हम हमेशा बात करते हैं सयाहों की, तो सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त सवात का भी रुख कर रही है। साथ साथ अगर हम सवात की बात करते हैं, हमेशा मैं ये बात करते रहूं कि वहां पे चीजें बड़ी सस्ती हैं, होटल्स की जो रेट्स है, प्राइस जो है वो दीगर शहरों से काफी वो सस्ते हैं, तो इसी वजह से भी लोगों का रुझान वहां ज्यादा होता है। फिर वहां का जो दरियाई सवाद है, वहां पे ट्राउट मछली, दीगर खाने पीने कमाल के स्वाद आ जाएगा बैठ के दरिया के किनारे। क्या याद दिला दिया मैंने, किया भाई एंजॉय इस तरह के मौसम को, तो पुरानी यादें जो है वो ज़हन में घूम रही हैं। ट्राउट मछली दरिया के किनारे बैठ के
और पकड़ के वहीं ताज़ा ताज़ा उसको रोस्ट करके खाने का मजा, उफ, मुंह में पानी आ गया। अभी हम चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ बर्फबारी हो चुकी है, नहीं हुई, अभी शुरू होने वाली है, तो गिलगित बल्तिस्तान चलते हैं, जरा देखते हैं उधर हमारे नुमाइंदे इस वक्त गुलजार हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद। जी हाँ बिल्कुल, बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से 10 डिग्री तक गिर चुका है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूश होकर रह गई है, जिसकी वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता 2 रोज़ तक मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, ताहम ये सिलसिला रुक चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक बर्फबारी का नया स्पेल जो है वो दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच गुलजार, आप हमें बल्तिस्तान की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मौसम पे काफी गुलजार साहब जो है, हाँ जी जी, मैंने कहा गुलजार साहब, मौसम क्योंकि जाहिर बात है रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन मायूसी उनके चेहरे में भी नजर आती है। जाहिर बात है कि दरवाजे आपको सारे रुख बंद हो जाते हैं, तो कई सारे मसाइल भी होते हैं, बट बहरहाल मौसम है, एंजॉय करना चाहिए। मैं चूंकि वहाँ जा चुका हूँ गिलगित बल्तिस्तान में, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, वहाँ की सर्दी बहुत शिद्दत की है, और हकीकत यह है कि वहाँ के लोगों को सलाम पेश करने को दिल चाहता है, जिस मुश्किल तरीके से वो जिंदगी गुजारते हैं अपनी। अच्छा, घरों की साथ उनकी बड़ी मजेदार होती है। सही बात। घर के अंदर वो जो एक दरमियान में एक मैं ये सोच रहा था कि रूस साहब ठंड की वजह से आपका दिल नहीं करता कि हाथ उठाया सलाम करें, क्योंकि पॉकेट में हाथ रखे होते हैं ना। हाँ। मैं ये सोचता था कि हमने हाथ सामने रखे। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, बहुत मुश्किल में। हाँ, चले, मेरे ख्याल में मौसम को काफी डिस्कस करके व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे हमारे डेली डोज की बाकी रिमेनिंग स्टोरीज क्या है। सो आज बहुत कुछ है डेली डोज में। जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो जापान से है, जहां पर दुनिया की पहली ड्यूल मोड गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया है, और गाड़ी रोड पर भी चल सकती है और साथ ही साथ रेल ट्रैक पर भी चल सकती है। सो बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज, बड़ी जबरदस्त किस्म के इनोवेशन, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ी है इसमें रबर के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। जब ये रोड पर चल रही होगी सो रबर के टायर्स के साथ चल रही होगी, बट जैसे ही ये इंटरचेंज पर पहुंचती है सो इसके निचले हिस्से में स्टील के टायर रेल ट्रैक पर आ जाते हैं और गाड़ी ट्रेन की तरह चलने लग पड़ती है। जी सर। हमारे भाई, ये तो टेक्नोलॉजी में एक से एक जो दुनिया है वो इजाफा करती चली जा रही है। हम सिर्फ अप्रिशिएट ही कर सकते हैं और इंतजार करते हैं हमारे मुल्क में भी कोई ऐसी इनोवेशन हो, कोई तरक्की आए। लेकिन हमारी पुरानी ट्रेनें जब ठीक हो जाती तब शुक्र अदा कर लेते कि भैया चलो काम चल पड़ गया। हाँ, वो लतीफा भी है ना कि वो एक दिन एक ट्रेन जो है वो वक्त पे पहुंच गई, तो लोग बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा यार 11 बजे का टाइम था, ये 11 बजे ही पहुंच गई है। तो ड्राइवर ने कहा नहीं जी, इसने कल 11 बजे पहुंचना था। तो टाइम तो है, लेकिन दिन में प्रॉब्लम हमारी उस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन भारत, ये जापान की जिस डुअल मोड गाड़ी का जिक्र हो रहा है, इसके टायर जैसे रोमा ने बताया कि दोनों स्टील के भी हैं और रबर के भी हैं। जब ये सड़क पे होती है तो रबर के टायर पे चलती है, और जब रेलवे ट्रैक पे आती है तो रेलवे ट्रैक पे इसके लोहे के स्टील के टायर फौरी तौर पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें तब्दील हो जाते हैं। 60 किलोमीटर की स्पीड इसकी हो जाती है रेलवे ट्रैक पे, और 100 किलोमीटर तक ये भाग सकती है ये सड़क पे जब होती है। उम्र रसीद अफराद जो है वो इससे खास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा फायदा उठा सकते हैं, और जापान में इसी तरह से फायदा उठाने के लिए उन्होंने ये इनोवेशन की है। बिल्कुल ठीक हो गया। सो अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। वो भी टेक्नोलॉजी में जितनी जद्दत आती जा रही है, जितनी इनोवेशन आती जा रही है और जितना टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है उसी से रिलेटेड है। दुनिया की सबसे ताकतवर और महंगी तरीन खलाई दूरबीन को लॉन्च कर दिया गया है, और इसकी मेकिंग में, इसकी प्रिपरेशन में कमोबेश भी 30 साल का अरसा लगा है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें जो इसका मरकजी मिरर है उसमें छोटे छोटे मजीद 18 अज्जों को जोड़कर इसको बनाया गया है, और ये जो टेलीस्कोप है ये सूरज के गिर्द भी चक्कर लगाएगी, और दूरबीन का जमीन से जो फासला है वो 15 लाख किलोमीटर है। इसके साथ साथ ये जो दूरबीन है ये कहकशाओं को देखने की भी, जो माजी की कहकशाएं हैं उनको देखने की भी सलाहियत रखती है, और इस सब के साथ साथ ये दूसरे सितारों और सैयारों के गिर्द भी चलने की सलाहियत रखती है। तो ये एक और जबरदस्त इनोवेशन, जबरदस्त है। इसके बारे में जो दुनिया है और साइंसदानों की दुनिया है वो तो कमाल एक हैरत के उसमें आलम में है, और बड़ी
बेताबी से वो इंतजार कर रहे हैं जब ये काम करना शुरू करेगी टेलीस्कोप, और उस वक्त इसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, तस्वीर आ रही होंगी तो दुनिया के साथ शेयर करेंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने CNN पे, BBC पे इसकी रिपोर्ट्स देखी है, किस तरह से इसको जब खला में भेजा गया है रॉकेट के जरिए, और इससे जाके मदार में चक्कर लगाने हैं, पूरे डायग्राम के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से ये कहाँ कहाँ जाएगी। तो हम भी इंतजार में हैं, इसकी तस्वीरें आए और हम देखेंगे दुनिया अल्लाह ताला की बनाई कितनी वुसअत में है, कहाँ कहाँ तक उसका फैलाव है। और मैं ये मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग इसमें चीज थी कि हम माजी की कुछ चीजों को भी देख सकते हैं। सो ये मेरे ख्याल में पास्ट में जाके तब की चीजें देखना, सो ये बड़ी जबरदस्त चीज होगी। सो लेट्स सी हम इसको कब देख सकते हैं। ऐसे में आपका क्या ख्याल होगा, माजी में जाकर क्या देखना पसंद करेगी रोमा? मैं अपने हवाले से कुछ नहीं देखना पसंद करूंगी, बट जो हमारे आबाओ अजदाद थे और उस टाइम की जो चीजें थी वो सब अगर देखने को मिले तो ये बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस है। ये कहकशां और सितारे और वो उस हवाले से है, वो देख पाएंगी। उनके बाकी आपके बच्चे होंगे, ये नहीं कि आप जमीन पे रहने वाले नहीं, उस टाइम की जो चीजें थी तब जो एनवायरमेंट था वो आपको देखने का मौका मिलेगा उस टाइम पर, यानी पीछे। अगली स्टोरी क्या है जी? अगली स्टोरी बस यहाँ पर हम डेली डोज को ब्रेक लगाएंगे और हम असल ब्रेक की तरफ जाएंगे। सो अभी एक ब्रेक हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। दांतों की सेहत, दांतों की प्रोटेक्शन, दांतों की क्लेanलीनेस, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें अगर ठीक हों और अगर आप इनका ख्याल रखें तो आपकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त रहती है और आप एक अपने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हैं। सो इस चीज के लिए, आपके दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए जो जबरदस्त किस्म का टूथपेस्ट है वो है कोलगेट स्पार्कल। इसमें शामिल क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से आपको बता दूं। इसमें शामिल है फ्लोराइड, इसमें शामिल है लौंग, इसमें शामिल है पर्ल पाउडर, जो कि हर एतबार से आपके दांतों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, फ्लोराइड हमने पहले भी डिस्कस किया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपके दांतों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। स्ट्रांग होना दांतों का बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्ट्रांग बहुत ज्यादा बनाता है, दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता, और इसके साथ साथ अगर आप कोलगेट स्पार्कल को इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों में कैविटीज भी नहीं लगेंगी। अच्छा, अब पर्ल पाउडर, अगर आपके दांत पीले हों, डल से हों, सो वो अच्छे नहीं लगते। जब आप एक लाफ्टर देते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, गुफ्तगू करते हैं। सो पर्ल पाउडर को इसीलिए इसमें ऐड किया गया है बिकॉज ये आपके दांतों को बड़ी जबरदस्त किस्म की वाइटनिंग देता है, सफेदी देता है। और इसके साथ साथ अगर हम जिक्र करें लौंग का, सो लौंग से होता क्या है कि दांत में अक्सर लोगों को शिकायत होती है ठंडा गर्म रहने की, या और भी दांतों की मुख्तलिफ तकालीफ होती हैं। सो लौंग जो है वो इस चीज के लिए में ऐड किया गया है कि आपके जो दांत हैं उनको तकलीफ से बचाया जा सके। प्लस लौंग का एक और फायदा भी है कि ये आपकी जो ब्रेथ है, जो सांस है, उसको महकता रखता है। सो ये हर एतबार से कोलगेट स्पार्कल जो है वो एक मुकम्मल किस्म का टूथपेस्ट है। अच्छा, फ्लोराइड, लौंग और इसके साथ साथ जो पर्ल पाउडर है, इसके पीछे एक मुकम्मल साइंटिफिक रिसर्च है जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन की गई है। और इसके साथ साथ ये रिकमेंडेड भी है कि कोलगेट स्पार्कल को आप कम से कम भी दिन में 2 बार एक बड़े जबरदस्त अच्छी क्वालिटी के टूथब्रश के साथ इस्तेमाल करें। सो आप अपने दांतों की सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं, दांतों की प्रोटेक्शन भी आपकी रहेगी और दांतों की सफाई भी बिल्कुल रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है, और हम पहले भी आपको बताते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के कीमती इनामात जीतने का मौका हमारे तमाम व्यूअर्स के लिए। सो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने फैमिली मेंबर, किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर कोलगेट स्पार्कल के हमें भेजें और हम आपकी पिक्चर अपने ऑब्वियसली मॉर्निंग शो में भी दिखाएंगे। लकी ड्रॉ भी होगा, उससे आप बेशुमार इनामात भी हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 030693197749। सो इस पर आपको पिक्चर व्हाट्सएप करनी है कोलगेट स्पार्कल के हमरा 030693197749। सो तमाम चीजें तो मैंने बता दी। सर जरा आप भी लोगों को बताएं ना, लोग आपकी बात को शायद ज्यादा फॉलो करें। वो ये है कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने से
सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले आपने हर सूरत में कोलगेट स्पार्कल से अपने दांत साफ करने हैं। ये जैसे बात हो रही है, ये कीड़ा लगने से भी महफूज रखेगी आपको, आपके दांतों को चमक भी देगी और आपकी बेहतरीन हिफाजत होगी दांतों की। इसके अलावा याद रखें कि कोई भी मीठा अगर आप खाएं तो मीठा खाने के बाद अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से ब्रश जरूर करें, ये भी आपके लिए प्रोटेक्शन है। ये 3 मौके तो आप जरूर करें। इसके अलावा भी मतलब अगर हो सके तो दिन में कम से कम 2 दफा 3 दफा अपने दांत जरूर साफ करें और दांतों को साफ करने के लिए 1 मिनट कम से कम आपको ब्रश करना है। तो बात ये हो गई कि रात को सोने से पहले, उसके के बाद और मीठा खाएं तो उसके बाद अपने दांतों को कोलगेट स्पार्कल से ब्रश करें। बिल्कुल ठीक। और हरमीत आप भी कुछ कहें ना? अच्छा, वैसे रोमा अगर हम देखें ना तो सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद दांतों का होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे हमारे लोग जो होते हैं ना, रात के खाने का बड़ा इंतजार होता है कि भैया चटपटे खाने होंगे और हम खा के मजा लेके सो जाएंगे। पर ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे दांतों के मसाइल शुरू हो जाते हैं विदाउट ब्रश के। लेकिन मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि जब जैसे आप खाना खाने के बाद सोने के लिए जाते तो उससे कबल टूथ ब्रश कीजिएगा। किससे कीजिएगा? कोलगेट स्पार्कल से। जो ज़रात रह जाते हैं खाने के, वो उससे क्या बनता है, जब आप ब्रश नहीं करते तो कई सारी बैक्टीरिया जर्म्स उससे जन्म लेते हैं और वो नुकसान जो है आपको फ्यूचर में भी बड़े मसाइल का भी सामना करना पड़ता है दांतों के हवाले से। तो ऐसे में ब्रश कीजिए कोलगेट स्पार्कल से और अपने आप को बचाए, अपने दांतों को बचाए। बिल्कुल ठीक हो गया। और अभी हम डिस्कशन भी करेंगे कि भाई दांतों को महफूज किस तरह से बनाना है, मजीद क्या क्या किया जा सकता है। कोलगेट स्पार्कल तो लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा मजीद प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। हमारे साथ डेंटिस्ट डॉक्टर अमल हमें शो में ज्वाइन करेंगे। अमल, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अमल बताइएगा, मोस्टली मैंने जो अपने मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, कि मोस्टली जो दांतों में केरीज लगती है, कीड़ा लगता है, वो बच्चों का लगता है, बड़ों में उस तरह से नहीं लगता। सो इसको जरा थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए कि क्या बड़ों में भी कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और कीड़ा लगने की असल वजह क्या होती है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। एंड आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है एंड इट्स वेरी वैलिड कि बच्चों में कीड़ा ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे से ज्यादा केयरलेस होते हैं विद ओरल हाइजीन मीनिंग के दांतों की सफाई। तो इसके अंदर ये है कि बड़ों में और बच्चों में इक्वल चांसेस होते हैं, बट ये है कि बड़े थोड़े ज्यादा जिम्मेदारी से कर लेते ब्रश। इसमें मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूंगी जिनके छोटे बच्चे हैं कि प्लीज जैसे ही आपके बच्चे के 6 माह पे दांत आए, उसी दिन से, जिस दिन पहला दांत निकलता है उसी दिन से बच्चे को ब्रश की आदत डालें, ब्रश करवाएं। तो छोटे बच्चों के लिए सिलिकॉन के फिंगर ब्रशेज होते हैं जो पेरेंट्स अपने उंगलियों पर डाल के छोटे से बच्चों की ब्रश कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही मिसकंसेप्शन सुना है कि पेरेंट्स कहते हैं तो दूध के दांत है, अभी तो ब्रशिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी ना भी करें, परमानेंट आएंगे। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। सो बच्चों और बड़ों दोनों को दिन में 2 दफा ब्रश करवाना है। ठीक है, बड़ों ने तो खुद करना है और बच्चों को पेरेंट्स ने करवाना है। तो इसी तरह जो है वो केरीज बच्चों और बड़ों दोनों में प्रिवेंट। लेकिन बड़ों में अगर केरीज लग जाए तो उसकी क्या रीजंस क्या होते हैं? रीजन सबसे बड़ी तो यही जो आपने मेंशन की कि ब्रश ना करना, सफाई ना रखना दांतों की। ठीक है, ब्रशिंग कोलगेट स्पार्कल से ब्रश करें। उसमें आपने जैसे बताया कि इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, फ्लोराइड है जो आपको केरीज से प्रिवेंट करता है, कैल्शियम है जो दांतों की मजबूती करता है, क्लोव ऑयल है जिससे दांतों की सेंसिटिविटी बेहतर होती है, दांतों में दर्द जो है वो बेहतर होती है। सो एक तो सुबह और शाम जैसे आप दोनों ने मेंशन किया, आई वुड रियली लाइक टू मेंशन दिस कि ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश कीजिए प्लीज। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें आदत होती है, हम सो के फ्रेश उठते हैं, हम फ्रेश फील नहीं करते जब तक ब्रश नहीं करते। नो हार्म, आप उठे, आप 1 दफा ब्रश कर लें, उसके बाद आप अपना जब ब्रेकफास्ट करें, कॉफी पिए, उसके बाद प्लीज खुदारा काम पे जाने से पहले, अपने दिन की चीजें करने से पहले दोबारा ब्रश कर लें। बिकॉज क्या होता है कि आपने ब्रश किया, साथ ही नाश्ता कर लिया, वो जो ये टूथपेस्ट का इफेक्ट जो मुंह में आना चाहिए, जो एंटी कैरियस इफेक्ट आना चाहिए, कीड़े ना लगने का इफेक्ट आना चाहिए, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो एक तो आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड देन मैं हमेशा कहती हूँ कि राइट बिफोर यू गो टू बेड, मतलब सोने से बिल्कुल जो लास्ट काम आपने करना है, फोन चेक नहीं करना, वो आपने अपने दांत ब्रश करना है। तो आपने सारा, क्योंकि क्या होता है कुछ लोगों को बेड में भी खाने की आदत होती है, तो ब्रश करके आए, अब बेड में बैठ के, आजकल सर्दी ड्राई फ्रूट्स चल रहे हैं, पीनट्स चल रहे हैं, चिलगोजे चल रहे हैं, सो वो सब करें, लेकिन उसके बाद सोने से पहले लास्ट, जी बिल्कुल, बिकॉज दैट्स द लास्ट थिंग यू शुड डू। वो सोने से पहले आपकी बात बिल्कुल सही है। वो रात को, आधी रात को भी आंख खुल जाए किसी की तो वो कहता है मैं कुछ खा लूं, तो इसका मतलब ये है कि आपने दांत साफ नहीं किए।
उस वक्त भी आपको अपने दांत साफ अब तो करना। हमारी यंगर जनरेशन रात को ऑर्डर्स हो रहे हैं, होम डिलीवरी हो रहे, खाने चल रहे हैं, रात के 3-3 बजे भी खाना डिलीवर हो रहा है। सो बस जितने बजे भी खाएं, लेकिन ब्रश कर लें उसके बाद। ठीक हो क्या जी हरमीत? अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया स्माइल पास करें तो कैसे करें, दांत बहुत पीले, तो ऐसे में उनके खानों की वजूहात भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे खाने भी खाते हैं, कोई पानी का भी मसला होता है, तो और अक्सर ये भी कहते हैं कि भैया हम तो टूथब्रश जो है रेगुलर करते हैं, फिर ये वजूहात क्या होती है? उसमें कोलगेट स्पार्कल क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, कोलगेट स्पार्कल में जो इंग्रेडिएंट है ना, पर्ल पाउडर, वो एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है और वो हम अपनी स्केलिंग पॉलिशिंग में भी यूज करते हैं। उससे जो दांत अगर आपके डल हैं, उनमें शाइन नहीं है दांतों में, तो वो एकदम दांतों को इट गिव्स अ न्यू लाइफ टू योर टीथ। एक स्माइल आपकी अच्छी होती है। अब तो एवरीवन वांट्स टू हैव अ नाइस स्माइल। सोशल मीडिया का जमाना है, सेल्फीज का जमाना है, सबने लेनी है, तो उसके अंदर ये है कि इट हैज वेरी नाइस इंग्रेडिएंट्स जिससे आपके दांत शाइन करेंगे। एंड सेकेंडली यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है जिनसे वो ऐसे खाने ज्यादा कंज्यूम करते हैं जिससे दांतों पे स्टेनिंग होती है, जैसे चाय, कॉफी, पान, छालिया चुबाना, ये सारी चीजें, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, तो इन सब चीजों से दांतों की स्टेनिंग बढ़ जाती है। सो इसके लिए एक तो ये है कि थोड़ा सा कट डाउन कर दे। हमारे लोगों को बहुत आदत होती है, बहुत कप चाय पियेंगे, सो रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, 2 कप चाय या 2 कप कॉफी दिन के इनफ होते हैं। सो उसमें बस, और सॉफ्ट ड्रिंक्स भी लिमिटेड, बिकॉज एक्सेसिव एवरीथिंग ऐसे ही बुरी बात है कि ज्यादा चीजें करना। एंड देन ब्रशिंग आप अपनी रेगुलर रखें, डेंटिस्ट के पास एवरी 6 months बाद जाएं। अगर आपके दांत स्टेन प्रोन है, आप अपनी स्केलिंग करवाइए, पॉलिशिंग करवाइए एंड कोलगेट स्पार्कल यूज करें ताकि इसका जो पर्ल पाउडर है ये एनहांस करे आपके दांतों की शाइन और ब्यूटी। अच्छा, जिस तरह से आप स्केलिंग और पॉलिशिंग बता रही हैं, किन लोगों को करवानी चाहिए स्केलिंग भी और पॉलिशिंग भी? सबको करवानी चाहिए स्केलिंग और पॉलिशिंग, बिकॉज स्केलिंग क्या है, इट्स जस्ट डीप क्लीनिंग ऑफ योर माउथ। हम ब्रश तो करते हैं, बट हम कभी ये होता है कि सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते, या हम टाइम सुस्ती कर जाते हैं। तो ये है कि अगर आपके दांतों में आज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्केलिंग जो है वो आपके जो दांतों के बीच की जगह है, जिसको हम इंटरडेंटल एरिया कहते हैं, जो 2 दांतों के बीच की जगह है जहां ब्रश नहीं पहुंच पा रहा, तो हम इससे कहते हैं कि या तो रोज रात को फ्लॉस भी करें, ठीक है, जो डेंटल फ्लॉस होती है वो भी यूज करें, और स्केलिंग करवा लें एटलीस्ट 1 ईयर तो करवाएं, ताकि अंदर से गम्स के अंदर से, मसूड़ों के अंदर जो खाना फंसा हुआ है, जो आपके ब्रश से फ्लॉसिंग से नहीं निकल रहा, वो डेंटिस्ट की मदद से वो निकल जाए। एंड सेकेंडली, जिन लोगों को मसूड़ों का मसला है, जिनके मसूड़ों से खून आता है ब्रश करते वक्त, जिनके मसूड़ों में सोजन है, उनको तो फिर एवरी 6 months करवानी चाहिए डीप स्केलिंग, और उनको तो वैसे बहुत डॉक्टर, ये अब हम थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों में ना ये चीज बड़ी पाई जाती है कि स्केलिंग करने से या पॉलिश करने से भैया दांत बहुत कमजोर हो जाते हैं। जी, हमने भी बहुत सुना है, ये हमने भी बहुत सुनने में आया। पता नहीं हमारे यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में कैसे, साउथ एशिया में क्यों ये मिसकंसेप्शंस बढ़ जाती हैं। हमें भी लोग यही कहते हैं कि हमने सुना है दांत लूज हो रहे हैं, हमारे दांतों में गैप आ गया। वो दांतों में गैप नहीं होता, वो क्या होता है कि दांतों के बीच में खाना फंसा होता है, कैलकुलस होता है, प्लाक होता है, तो इतनी देर से क्योंकि ब्रशिंग ही सही नहीं हो रही होती, तो वो जम जाता है दांतों के बीच में। जब डेंटिस्ट आपकी स्केलिंग करके वो कैलकुलस निकालता है, तो लोग कहते हैं हमारा तो गैप कर दिया डेंटिस्ट ने। वो गैप नहीं हुआ होता, कोई भी स्केलिंग का इंस्ट्रूमेंट से दांत लूज नहीं हो सकते, वो बहुत माइल्ड से इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कैलकुलस निकलता है आपके दांतों से, वो गंद निकल रहा होता है, तो जब गंद निकलता है तो दांत लाइट फील करते हैं, तो लोग कहते हैं वो लूज हो गए। तो ये बताइए, मीठा खाने के बाद खासतौर पर होता है कि स्पार्कल जरूर करें, कोलगेट स्पार्कल। मीठे का क्या नुकसान है जिसकी वजह से हर बार मीठा खाएं, हर बार दांत साफ करें? जी बिल्कुल, मीठा खाएं तो जरूर करें, बिकॉज मीठे में 2-3 चीजें होती है जो दांतों को खराब कर सकती हैं। एक तो अक्सर मीठा थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है, आप नोटिस करेंगे कि ज्यादातर डिजर्ट्स है स्टिकी, वो दांतों को चिपक जाती है। नॉर्मल खाना है, हमने खाया, ब्रश किया, सलाइवा से ही, हमारे थूक से ही वो आगे पीछे होके निकल गया, बट जो स्टिकी चीजें होती है, मीठी चीजें होती है, वो दांतों पे चिपकी रह जाती हैं, और उसके बाद अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो ओवरनाइट वो वर्क करते रहेंगे, उस पर बैक्टीरिया काम करेगा और हमारे दांतों को इरोड कर देगा, वो खा जाएगा। तो इसीलिए बहुत एम्फेसिस दिया जाता है कि एक तो मीठा रिस्ट्रिक्टेड यूज करें, ये नहीं कि सारा दिन बच्चे हैं तो सारा दिन आप उनको टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स ना दीजिए, प्लीज एक लिमिटेड अमाउंट दिन की रखें, और रोज जरूरी भी नहीं है मीठा, ना बड़ों के लिए ना छोटों के लिए। सही। तो रिस्ट्रिक्टेड यूज करें, एंड देन ब्रशिंग आफ्टर एवरी कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स।
बहुत ठीक हो क्या, बहुत शुक्रिया अमल, एक आपने और चीज कैसे हम देखते हैं ना ज्यादातर ये चीज। अच्छा हाँ चलो जल्दी से क्विकली क्विकली ये चीज मसूरों के बारे में पूछना था कि कोलगेट स्पार्कल्स में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में सवाल नहीं होगा, जवाब बेचारी की याद देगी। चलो ब्रेक ले लेते हैं। चलेंगे फिर हम मसूरों के बारे में कुछ कमेंट हो सकता है? जी, मसूरों का ये है कि दांतों के साथ साथ मसूरे बेचारे हम बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी है उनकी भी सफाई और सफाई, बिकॉज अगर वो आपके मसूरे साफ नहीं है तो वो स्वेल कर जाएंगे, उनमें सोजन आ जाएगी और जिनकी वजह से हमारे दांत लूज होंगे, हमारी जो अंदर की हड्डी है जिसमें दांत पड़े हुए वो भी लूज हो जाते हैं। तो अगर हम रेगुलर ब्रशिंग करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे, डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स जाएंगे फॉर आवर चेकअप, तो उससे यह है कि मसूरे भी अच्छे रहेंगे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग ब्रशिंग जब हमें लगता है कि हमारे दांत गंदे, हम जोर जोर से ब्रशिंग शुरू करते हैं, वो गलत है। हमें ब्रशिंग का टाइम बढ़ाना है, मिनिमम 2 मिनट 1 मिनट करना है, जोर जोर से ब्रश नहीं करना, और हमने सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्यार से करना, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाल। एक दफा फिर से यही अनाउंसमेंट कि अपनी फैमिली मेंबर के किसी भी फैमिली मेंबर की पिक्चर हमें व्हाट्सएप करें कोलगेट स्पार्कल के हमरा और ढेरे जीतो इनामात। नंबर हमारे पास जनाब ये है 030693197949। इस पर आपने पिक्चर व्हाट्सएप करनी है कोलगेट स्पार्कल के साथ, और फिर आप ढेरों इनामात भी जीत सकते हैं, और आपकी पिक्चर हम दिखाएंगे अपने मॉर्निंग शो में भी। अभी शो में एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की चैनल गोइयां। कुछ रोज पहले अयाज सादिक साहब से एक सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आ रहे हैं, जिस पर उन्होंने ये कह दिया कि जी 20 जनवरी को मैं लंदन जा रहा हूं, वापसी पर उन्हें साथ लेकर आऊंगा। और उसके बाद से जो चैनल गोइयां थी वो स्टार्ट हो गई, हर हल्का इस पर गुफ्तगू करने लग गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी साहब ने भी नवाज शरीफ साहब की जल्द वतन वापसी का तासुर दिया और इसका दावा भी किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब क्या वाकई वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जो हमारे बहुत से तज्जियाकार हैं उनकी इस बारे में राय ये है कि नून लीग इस मामले पर सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाहती थी और वो खासी कामयाब रही है पॉइंट स्कोरिंग करने में। वो शायद वापस आ जाए बट इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे जितनी जल्दी वापसी का दावा अयाज सादिक साहब ने किया है। सो हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार इम्तियाज गुल साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। इम्तियाज साहब, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा आपकी क्या इस पे ओपिनियन है या आपका क्या तज्जिया है कि कब आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वतन वापस? देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। कहने में क्या हर्ज है कि जी वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, इसी के जरिए कहते हैं ना चाय की प्याली में तूफान, वो पिछले 3-4 दिन से खड़ा हो गया। हालांकि बड़ी वाज़ेह सी बात है कि नवाज शरीफ साहब अपनी कंफर्टेबल जिंदगी वहां पे छोड़ के क्यों आएंगे, खास तौर पे जब उनके पास अभी भी पूरा एक अपील्स प्रोसेस है, क्योंकि अभी तो वो 2-3 अदालती मरहले हैं जिसमें वो जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, तो उसमें से और 1.5 साल मेरा ख्याल लग जाएगा, तो कोई ऐसी जल्दी नहीं है। और ठीक है, यहाँ पे सरदार सादिक साहब ने और उनके दूसरे साथियों ने कोशिश की, जो मुस्लिम लीग का एक मुनकसिम बयानिया है, शहबाज शरीफ साहब एक तरफ और मरियम सफदर साहब दूसरी तरफ, उसमें कुछ उन्होंने दोबारा रूह डालने की, जान डालने की कोशिश की, वो जो दरार है उसको बंद करने की कोशिश की है। तो अच्छे खबरों में रहे हैं और यही पाकिस्तान का बलमिया है कि हमारा ज्यादातर जो तज्जिया है, ज्यादातर खबरें प्राइम टाइम वो शख्सियात के शहर में जकड़ के रह गया है, फंस के रह गया है, और उसमें जो पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल हैं वो उसमें महव हो जाते हैं। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, इसमें तकवीत जिस तरह से मिली कि इमरान खान साहब ने 3 दिन पहले स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के केसेस खत्म कराने की कोशिश हो रही है, चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे लोगों को ये तासुर मिला कि कहीं ना कहीं कोई डील हो रही है। अब आज देखिए बरसी है बेनज़ीर भुट्टो की और जरदारी साहब वहां नहीं गए, वो भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। कोई चे में गुए जो है ना, ये इसकी बुनियाद वही बन रही है कि भाई उन्होंने किन हुकाम को मिलना है, नवाज शरीफ साहब से किन हुकाम की मुलाकातें हो रही हैं, इमरान खान ने क्यों ये कहा, ये सारी बातें। जी बिल्कुल, अब रो भाई आपने सही कहा कि जो तासुर दिया, आपको याद है चंद दिन पहले वजीर आजम ने वजारत खारजा में एक तकरीर में कहा कि हमने माजी में
डॉलरों की खातिर मुल्क के मफादात का सौदा किया। अब पता नहीं कितने लोगों से वो बात गुजरी होगी। और उसके बाद उन्होंने ये बात कर दी कि उनकी वापसी की राह हमवार की जा रही है। तो उसका भी मेरे ख्याल में एक मखसूस तनाजुर है। वो ये समझते हैं कि शायद दूसरा कैंप जो है वो तमाम कुव्वतें जो कि इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ हैं वो अब मुत्तहिद हो गई हैं, कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से इस हुकूमत के लिए एक हवा खड़ा किया जाए। पहले आपको याद है टीएलपी की सूरत में था, अब खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए हैं, जिस अंदाज में गैर मामूली अंदाज में वोट पड़े हैं, जमात इस्लामी जो कि बिल्कुल वहां पे मुर्दा है, और जिस अंदाज इस्लाम को वोट पड़े हैं, तो ये वो तमाम कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वजीर आजम साहब को गालिबन ये शक हुआ है कि तमाम हलके इकट्ठे हो गए हैं उनके खिलाफ। और उसी वजह से जो मुस्लिम लीग खास तौर पे और बल्कि जरदारी साहब भी उन्होंने फार्मूले की बात कर दी और इन्होंने नवाज शरीफ की वापसी की बात कर दी। हालांकि मैं नहीं समझता दोनों में से कोई भी एक हकीकत है। अलबत्ता जो टीएलपी, जेयूआई और वजीर आजम के बयानात, उसको बिला शुबा हमें डॉट्स कनेक्ट करने चाहिए। उसकी एक मखसूस वजह हो सकती है कि उन्हें शायद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है जिसकी वजह से उन्होंने ये बातें की। अब किस हद तक वाकईतन वो अदम एहसास एक हकीकत है, ये अभी आने वाले मेरा ख्याल 2-3-4 हफ्तों में पता चल जाएगा। जी हरमीत। इम्तियाज गुल साहब, अगर हम देखें कि मान लें एक लम्हे के लिए कि मामला जो है वो तय हो चुके हैं, तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो क्या बयानिया उनका चलेगा या शहबाज शरीफ का चलेगा? देखिए, मैंने तो ये नहीं कहा और ना ही हमें ये फर्ज करना चाहिए कि कोई मामला तय हो चुके हैं। दिस इज टू प्रीमेच्योर। हमें इस किसी नतीजे पर नहीं, जो खबरें चल रही है सर, खबरें तो देखे ना, खबरें तो 4 दिन से हम बहुत कुछ चल रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल में किस पार्टी को सूट करता है आके हुक्मरानी संभालना। इसलिए कि पाकिस्तान का कर्जों में झगड़ा हुआ है, मईशत जो है वो बज़ाहिर अफरातज़र या महंगाई की वजह से बुरी हालत में है, तो कोई भी मेरे ख्याल इस हालत में हुकूमत नहीं संभालना चाहता। वो अलग बात है कि बुग़्ज़ मुआविया में ये लोग इमरान खान, पीटीआई उसके खिलाफ अपनी कैंपेन जारी रखे और जवाब में पीटीआई की तरफ से भी उसी किस्म के इल्जामात, उसी किस्म के बड़े सख्ती बयानात आते हैं जो कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए, उनके मसाइल के लिए किसी भी तरीके से मददगार नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ये जो कुछ हमें लग रहा है ना, इसको आप वो अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉर्म टी कप, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, यहाँ पर आपसे एक आखिरी सवाल ये भी करना चाहूंगी। ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने ये जानकर कॉन्शियसली खबर फैलाई है कि आइंदा आम इंतखाबात और उससे पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें लोगों की हिमायत हासिल हो। आइंदा आम इंतखाबात तो चले अभी दूर है और बल्दियाती इंतखाबात थोड़े करीब हैं। बल्दियाती इंतखाबात को अगर हम एक साइड पर रखें, आम इंतखाबात से पहले आपको लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएंगे? देखिए, अब उनके ज़हन दिलो दिमाग में तो हम नहीं बैठे ना। अब वो तमाम तरदार मदार इस समर पे होगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है, वजीर आजम हाउस और GSQ के दरमियान ताल्लुकात क्या सूरत इख्तियार करते हैं और उसके नतीजे में मुस्तकबिल का नक्शा क्या है। अभी हमारे पास काफी वक्त है और नवाज शरीफ साहब को मुझे 200% यकीन है पाकिस्तान आने की इतनी जल्दी नहीं है। ठीक है, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज 14वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है और इस हवाले से सिंध भर में आम तातील का भी ऐलान किया गया है। हमने सुबह भी डिस्कस किया कि आसिफ अली जरदारी साहब, ये कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत कुछ नासाज है, सो वो बरसी की जितनी भी तकरीबात इस वक्त मॉडेरो और सिंध में हो रही है वहां पर शिरकत नहीं कर सकेंगे। बट इसके अलावा सर, अगर हम बैकग्राउंड को देखें, हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि
27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में एक जलसे से खिताब के बाद जब वो वहां से निकले, उन पर पहले तो गोलियां बरसाई गई और उसके बाद बम धमाका हुआ जिसमें वो जांबर ना हो सकी। आपकी बहुत यादें हैं सर उनके साथ, हम चाहेंगे कि आज आप ही ज्यादा इसको वो यादें मैं करूंगा। मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा हरमीत का एक रिपोर्ट है वो देखेंगे पहले, उसके बाद वो यादें भी शेयर करूंगा। और हरमीत जब एक सवाल भी ले लें, एक कमेंट भी ले लें, जब आप ये रिपोर्ट बना रहे थे तो क्या जेहन में था? एक तो ये है कि बेनजीर के ऊपर हम देख रहे हैं मुसलसल कातलाना हमले हो रहे थे। 2007 में जब वो वतन लौटी थी तो आपको याद होगा दुबई से वापसी पे कराची में उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, 100 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। कारसाज मुझे अभी तक याद है, वो जो बम धमाका था, बिल्कुल बड़ा तबाही हुई थी, लेकिन उनको बता दिया गया था, उनको पता था कि उनके ऊपर इस तरह के हमले हो रहे हैं और उन्होंने अपने तौर पर तो प्रोटेक्शन की, लेकिन मेरे ख्याल में सिक्योरिटी लैप्स भी था, जो जिस तरह की सिक्योरिटी उनकी चाहिए थी वैसी सिक्योरिटी नहीं हो पाई। और फिर लियाकत बाग में जब वो जलसे से वापस जा रही थी तो उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया और उसमें वो शहीद हो गए। तो आपके तासुरात, उसके बाद आपकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं अपनी यादें जरा शेयर करूंगा जो मैं बेनजीर से मिलता रहा हूं मुख्तलिफ औकात में। सब बहुत मुश्किल होता है जब आप ग्राउंड पे जाते हैं और सारी चीजों को, क्योंकि मुझे आज भी याद है उस वक्त मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं जब था, मैं सारी चीजें देख रहा था, तो वो चीजें मुझे याद है कि जिस तरह उन पर ज्यादती जिस तरह हुआ, जिस तरह वो गोलियां चली, वो सारी चीजें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी थी। लेकिन वहां पे कल रिपोर्ट बनाते वक्त मुझे वो सारी फीलिंग, वो सारी चीजें दोबारा याद दिला रही थी। और उनका जो खिताब था, वो जोश वलवला जिस तरह अवाम की जानिब से, जिस तरह एक वहां पे हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद, रोड से उस पार भी लोगों की बहुत बड़ी तादाद, और जैसे 10 मिनट बाद जैसे वो अपनी गाड़ी की तरफ चल जाती है और दोबारा वो सनप्रूफ गाड़ी से ऊपर आती है, तो ये सारी चीजें मैं सोच रहा था और मैं उसी जगह पे स्पॉट पे वहां पे मैंने सारी रिपोर्ट जो बनाई है। लेकिन बहरहाल एक मुश्किल दौर था बेनजीर भुट्टो साहबा के लिए। अगर हम देखें कि वो एक लिफ्ट इसको ज्यादा वो पार्टी थी और ज्यादा उस वक्त हम अगर देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर वो पार्टियां जो लेफ्ट साइड पे थी, तो उनको बड़े मुश्किलात का सामना था। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा में ये अहलियत थी कि उन्होंने अपनी पार्टी को जैसे संभाला, दोबारा उन पर कई मुकदमात इससे पहले भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में भी बने थे, उसके बाद वो काफी अरसा जलावतन रही, लेकिन पार्टी को संभालना, वहां बैठ के पार्टी को संभालना ये एक मुश्किल मरहला था। और दोबारा जैसे वो आई तो हमें याद है कि सानिया कारसाज हो या दीगर हालात, हालांकि उनको बार बार इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से उनको ये बावर कराया गया कि आप पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है, लेकिन बगैर किसी हमले को सामने लाते हुए वो चलती गई, अपने कारकुनान के बीच चलती गई। पिशावर में एक बहुत बड़ा जलसा उन्होंने किया, वो भी मुझे याद है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो थी वो वहां पे मौजूद थी। और उसके बाद वो जब रावलपिंडी आती, जुमरात का दिन था, और लेकिन यहाँ पे कई सवालात भी जन्म लेते हैं कि अगर आज भी हम देखें तो वो भी मुअम्मा आज भी हल नहीं हुआ कि कैसे इसका रूट बदला गया। अगर उन्होंने जिस रूट से जाना था अचानक रूट बदला गया, तो ये भी कई सारे सवालात हैं जो आप भी इसका जो मुअम्मा ये हल तो नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो कमाल की उनकी शख्सियत थी खवातीन के लिए। अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना के बाद किसी ने खवातीन जो सियासत में एक बहुत बड़ा नाम कमाया और उस मुकाम तक पहुंची जहां पाकिस्तान में कोई पहुंचा नहीं था, तो वो शहीद बेनजीर भुट्टो साहब थी और खवातीन को एक नई राह सियासत की दिखा। बिल्कुल ठीक। मैंने भी शेयर करनी है अपनी यादें, लेकिन यह है कि वो हरमीत ने जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट चल के पहले देखते हैं। रिपोर्ट है, पहले चलकर वो देखते हैं, फिर उसके बाद मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। रावलपिंडी के शहर को हर दौर में खास हैसियत हासिल थी और हर दौर में हर हुक्मरान की नजरें रावलपिंडी के शहर पर हुआ करती थी। लेकिन आज अगर हम बात करें तो मैं इस वक्त मौजूद हूं माजी के ईस्ट इंडिया कंपनी बाग और आज के लियाकत बाग में, जिसको अंग्रेजों ने नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी बाग। 19वीं सदी में बने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी दौर में खास हैसियत हासिल थी। यहां से चलते चलते जो किनारे पे रोड यानी सड़क बनी है, तो यहां से कोहाला, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, मरी, जो बालाई इलाके हैं, यहां से लोग सफर किया करते थे बाकायदा यहां पे आराम करके। और अंग्रेजी दौर में यहां के जो फौजी थे यानी कैंटोनमेंट से जो फौजी आते थे, सुबह और शाम के वक्त यहां पे रेगुलर बाकायदा यानी बाकायदगी से परेड
परेड हुआ करती थी फौजियों की, और अंग्रेजी दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी बाग को किसी ने पहली आंख से देखने की जुर्रत तक ना की। लेकिन जैसे वक्त बदला, हालात बदले, आजादी यानी 1947 में रियासत पाकिस्तान वजूद में आया तो यहाँ का माफिया दोबारा सरगर्म हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के इस इलाके पर पूरा कब्जा जमा दिया। अच्छा, मैं जिस तरह कंपनी बाग का जिक्र कर रहा था तो आप इसके बाद ये बदला लियाकत बाग और उसके बाद इसको नाम भी दिया गया खूनी बाग। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के इन्हीं शाहिदीन जिन्होंने देखा, मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने देखा कि यहाँ पे जब 1973 में पीपल्स पार्टी की जानिब से भुट्टो दौर था और वहाँ पे गोलियाँ चली, तब भी ये मौजूद थे। इस बाग की क्या तारीख है, किस तरह बाग था, इस सारी चीज़ें जो है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? सर ये बताइएगा कि आपके दौर में क्या क्या चीज़ें आपने देखी, ये बाग किस तरह था, फिर जब 1973 में 23 मार्च को मेरे ख्याल में यहाँ पे गोली चली थी तो आप यहाँ पे मौजूद थे? जी, मैं मौजूद था जी। पहले इसकी हिस्ट्री ये है जी कि सामने जो है ये बिल्डिंग है बनी हुई, ये बिल्डिंग नहीं थी, सामने जनाना पार्क था लेडीज का जी। तो इधर जिधर आप खड़े हैं इधर पहाड़ी होती थी। अच्छा, यहाँ पे पहाड़ी हुआ करती थी? इधर पहाड़ी होती थी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी। वो पहाड़ी थी तो वो सामने छोटा गेट होता था। अच्छा। तो उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी। ये भी बताइए कि इस बाग में आपने क्या क्या देखा, अपने दौर में क्या क्या चीजें देखी? जो जनाना बाग था यानी खवातीन होती थी उस दौर में, वहाँ पे क्या मर्दों के दाखिला हुआ? दाखिला नहीं था, उधर लेडीज थी, उस तरफ लेडीज होती थी। ये सारा मुकम्मल कोमनी बाग था। बाग से पहले इसका नाम था हिस्ट्री में कोमनी बाग। बहुत शुक्रिया, आपने जो बड़ी डिटेल से बताया। चौधरी शबीर साहब 27 अक्टूबर 1951 को पहले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान साहब जब यहाँ पे पहुंचे तो वो कौन सी जगह थी जहाँ पे उनको गोली लगी? जाहिर बात है कि उस वक्त अभी तो बहुत सारी चीज़ें बनी भी हैं, लोग अलग अलग हिस्ट्री बताते हैं, लेकिन आपने जो चीज़ें देखी और आपके दौर में जो बुजुर्गों ने बात की थी। पार्क था जी, जो पार्क था ये यहाँ से लेकर वो सब तमाम पार्क था। यहाँ इस तरफ यहाँ पर गोली लगी उन्हें। अच्छा। यहाँ पर वो स्टेज यहाँ पर हुआ करता था तो यहाँ इस में जहाँ मैं सारा कर लूँ यहाँ पर स्टेज था और वो तकरीर करते थे उस तरफ रुख करके, तो यहाँ पर उन्हें गोली लगी तो अफरा तफरी पड़ गई। उसके बाद तो फिर हाँ तारीख कैसा बन गया, फिर इसको लियाकत बाग पहले कंपनी बाग था, फिर लियाकत बाग बन गया, उसके बाद ये लियाकत बाग ही चला आ रहा है। कोई यहाँ पर नशे फवाज आए, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी उस वक्त यहाँ पर वली खान आया था जलसा करने के लिए, उसके खिलाफ भुट्टो के खिलाफ यहाँ पर खड़ा गए थे। फिर पीपल्स पार्टी के यहाँ से कारिंदे उन्होंने गोली चलाई जिसमें 5-6 आदमी शहीद हुए थे। अफरा तफरी पड़ गई और गाड़ियों को आग लग गई, काफ़ी लोग नुकसान हुआ यहाँ पर। अच्छा जी, जिस तरह आपने जाना कि बड़े डिटेल में उन्होंने बात की कि कंपनी बाग कैसे, फिर उसके बाद लियाकत बाग बना, लियाकत बाग के बाद फिर यहाँ पे खून, जिस तरह कई लोग 2 वज़ीर-ए-आज़म जो शहीद हुए, उसके बाद कई लोग जख्मी भी हुए, कई गोलियाँ चली, उसको नाम भी दिया गया खूनी बाग। कंपनी बाग से लियाकत बाग और उसके बाद ये खूनी नाम जो इसको दिया गया, खूनी बाग का नाम दिया गया। तो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था 27 अक्टूबर और 27 दिसंबर यानी पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान साहब 27 अक्टूबर 1951 को यहाँ पे शहीद हुए, उनको शहीद किया गया। उसके बाद 27 दिसंबर 2007 ये जुमेरात का दिन था जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इन्हीं सीढ़ियों से चलते चलते इस स्टेज पर पहुंची और अपनी कायद की एक झलक देखने के लिए यहाँ पे लाखों का मजमा था, तिल धरने की जगह नहीं थी। यहाँ पे ये जो पूरा पंडाल था ये सजा था, जियाले बड़े पुरजोश थे अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐन इसी जगह पे आती है और जैसे वो हाथ हिलाती है तो उसके बाद जो मजमा है वो बड़ा पुरजोश मजमा, वहां से भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जिंदाबाद और भुट्टो जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ से गूंज उठते हैं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जैसे अपना आखिरी खिताब यहाँ से किया, अपने आखिरी खिताब में उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही है, मुझे मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और ये खिताब जब उसने खत्म किया तो हमने देखा कि उसकी झलक देखने के लिए यहाँ पे भी लोग दौड़ने लगे, लेकिन सिक्योरिटी जो थी बड़ी टाइट सिक्योरिटी थी इस एरिया में। और उसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस
इन्हीं सीढ़ियों से चलते चलते वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। आखिर 10 मिनट में गाड़ी की तरफ जब वो बढ़ती है, 10 मिनट के बाद क्या होता है उसी जगह पे आपको लेके चलते हैं। 27 अक्टूबर के दिन ही जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी तकरीर खत्म करती है और इसी रास्ते से जहां पे उनकी गाड़ी खड़ी होती है उस गाड़ी में बैठती है, आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे निकलती है तो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे उनका इंतजार करती है। और जैसे हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो रूट है इसमें भी अभी एक मुअम्मा पाया जा रहा है। अभी तक इस मुअम्मा जो है उसको हल नहीं किया गया, ना उसकी खोज लगाई गई कि क्यों बेनजीर भुट्टो साहिबा जिसे गवालमंडी रोड से निकलना था लेकिन अचानक उसका रूट चेंज हो जाता है, रूट बदल दिया जाता है और रूट बदल दिया जाता है। अब भी पता नहीं चला कि रूट किसने बदला, लेकिन उनको मरी रोड से निकालने की बात हो जाती है और उसकी जो सिक्योरिटी है वो उनको मरी रोड से निकालने का इशारा देती है। ऐसे में जब मजमा खड़ा होता है तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है यहाँ पे पहुँचती है, अपनी गाड़ी से सनप्रूफ से निकलती है। जो कारकुनान है एक बहुत बड़ी तादाद होती है कारकुनान की, उनके साथ उनकी सेक्रेटरी नाहिदा साहिबा भी मौजूद होती है, लेकिन वो इस सनप्रूफ में ऊपर नहीं आती। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जैसे ऊपर आती है और कारकुनान को उनके इशारों का दाद देती है तो अचानक एक गोली चलती है, उसके बाद धमाका होता है, उसके बाद इसी जगह पे एक और फायर होती है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा यहाँ पे गोली लगने के बाद अपनी गाड़ी में ही गिर जाती है। उसके बाद उनके ड्राइवर क्या करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मोहतरमा को अस्पताल लेके जाया जाए, लेकिन ऐसे में गाड़ी के टायर भी फटे होते हैं और उसके बाद जो है उनको जनरल हॉस्पिटल उनके ड्राइवर लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जब खबर आती है पूरे पाकिस्तान में ये खबर आपकी तरफ फैल जाती है, हर आंख अखबार हो जाती है, हर जगह जो है हम देखते हैं जियालों के धाड़े मारने की जो आवाज़ है हर जगह से हमें सुनाई देती है। और ऐसे में बेनजीर भुट्टो साहिबा जो कि एक ऐसा सितारा थी आलम इस्लाम की, अगर हम बात करें तो दुनिया की पहली यानी इस्लाम में दुनिया की पहली वो खातून वज़ीर आज़म थी। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की पहली वज़ीर आज़म खातून जो है हमेशा हमेशा के लिए हमें खुदा हाफिज़ कह के इस दुनिया से चली जाती है। सियासत का ये एक और सितारा, चमकता दमकता सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। तो एक खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और हरमीत ने काफ़ी डिटेल्स के साथ बहुत सी तफसीलात जो हैं वो इस रिपोर्ट में शेयर की। और बिल्कुल ठीक जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी शहादत हुई थी तो पूरे पाकिस्तान में जैसे ये खबर फैली थी और लोगों ने अपनी शॉप्स और वो सब कुछ बंद कर दिया था। पूरे पाकिस्तान में उस वक्त ऐसे लगता था कि हू का आलम है और हर एक के जो सेंटिमेंट्स थे और लोग सड़कों पर आ गए। स्पेशली जो बदअमनी उस वक्त कराची में देखी गई, सिंध में देखी गई, हर एक के जो जज्बात थे वो हर कोई, मेरे ख्याल में कोई उनके ओपोनेंट्स भी होंगे वो भी बहुत ज्यादा आपदीदा थे उस वक्त। आपसे भी चाहूंगी सर, आप भी वो वक्त जब आपको ये खबर मिली तो आपके क्या तासुरात? मैं उस दिन कराची में था जिस दिन ये खबर हुई है। मतलब हमें पहले ये पता चला, हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे कौन बनेगा वजीर आजम। एक हम लोग इलेक्शन चूंकि होने वाले थे और इलेक्शन के होने के नतीजे में हमने एक प्रोग्राम वहाँ पे प्लान किया जिसका ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान क्विज कंपटीशन करवाया जाए और उसमें देखा जाए कि कौन सी पार्टी ऊपर आती है और फिर वो कौन बनाएगा हुकूमत। इस हवाले से मतलब हम वो क्विज प्रोग्राम कर रहे थे। तो फाइनल होना था और फाइनल में एमकेएम और पीपल्स पार्टी थे। तो एमकेएम की टीम पहुंच गई थी हमारे साथ और मुझे याद है अभी तक वो इंतजार कर रहे थे हमारे साथ बैठे हुए। इतने टीवी स्क्रीन के ऊपर वो चलना शुरू हुआ कि बेनजीर भुट्टो बम धमाके में जख्मी हो गए हैं। हम लोग फौरी तौर पे वहां बैठ गए और हमने दुआएं करनी शुरू की कि अल्लाह करे कि कोई खतरनाक सूरत हाल ना हो। तो दुआएं हमारी कारगर नहीं हुई। उसकी वजह यह कि थोड़ी देर बाद ये खबर आ गई कि बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई हैं। और मुझे याद है कि वहां जो अंदर स्टूडियो में लोग थे धाड़े मार मार के उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बाहर एकदम से फायरिंग की आवाजें आई और फिर आग लग गई। मुख्तलिफ जगहों पे चौकों में आग लग गई। हम जो अंदर थे हमें अंदर ही बंद हो गए। हम स्टूडियो के अंदर हमें बंद कर लिया गया, लाइटें ऑफ कर दी गई। बहुत बेपनाह गोली चल रही थी। तो ये जो इलाका था जहाँ पे हम थे, इंटरनेशनल स्टूडियो जहाँ पे कराची में, वो वैसे ही पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनका इलाका है। तो हम तकरीबन आधी रात तक वहीं पे बंद रहे। फिर रेंजर्स की गाड़ियाँ आई और उनके साथ बैठ के हम लोग पहुंचे हैं वहाँ पे। तो हम लोग पीसी में ठहरे हुए थे। पीसी में मुझे याद है कि नसीम ज़ारा थी, मलिया लोधी थी, जफर अब्बास थे,
ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद थे और साथ ही फ़ोन आ गया आसमा जहांगीर का भी, वो भी पहुँच गई। काफ़ी लोग वहाँ पे मौजूद थे और सब लोग धारे मार मार के रो रहे थे और कह रहे थे कि आलम इस्लाम पे ये, पाकिस्तान पे ये बुरा वक्त आया। मैं सिर्फ ये कहूँ कि बेनज़ीर से बहुत सी मुलाकातें हुई हैं मेरी। मैंने उनको जो पाया, मतलब उनकी माजी की गलतियाँ रही होंगी जो उनकी हुकूमत के दौर में उनको कहा जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए, करप्शन के इल्ज़ामात लगते थे, लेकिन बेनज़ीर अब एक इंतहाई मैच्योर सियासतदान हो चुकी थी। बहुत वतन से उनको मोहब्बत थी, पाकिस्तान से मोहब्बत करती थी और इंटरनेशनली उनकी जो रिकग्निशन थी उसका फ़ायदा पहुंचाना चाहती थी। उनसे जब भी बात होती थी, जब भी हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने इस बात को कहा है कि मुझे कुछ करना है पाकिस्तान के लिए। बहुत पढ़ी लिखी थी। व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र करें तो यहाँ पर ऑलरेडी बिल्कुल उस तरह से काम नहीं हो रहा था। फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो आखिरी दमों पर थी, बट फिर कोविड आ गया और जो सूरत हाल थी वो मजीद जो थी वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई। और कोविड के दौरान अगर हम देखें, ये जो 2-2.5 साल थे, सिनेमाज बंद रहे। 2021 में आकर बीच में कुछ टाइम के लिए सिनेमाज खुले। पहली बार अगर हम देखें तो जुलाई में खुले थे, उसके बाद अक्टूबर में खुले थे, बट पहली बार सिंध में नहीं खुले थे, लेकिन लाहौर और यहाँ पंजाब में कुछ सिनेमा घर खुल चुके थे। लेकिन उसके बाद जब चीजें बेहतर हुई, सिचुएशन बेहतर हुई, तो इस वक्त हम स्पेसिफिकली जिक्र कर रहे हैं सिंध और पंजाब का। यहाँ पर सिनेमाज जो थे वो खुले, लेकिन जब सिनेमाज खुले मूवीज बहुत ज्यादा थी, उर्दू भी थी, पश्तो भी थी, पंजाबी भी थी, लेकिन हमने देखा जो प्रोड्यूसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपनी जो मूवीज थी वो उस तरह से रिलीज नहीं की। सो अभी भी हम देखें तो हमारे सिनेमाज में उस तरह से पाकिस्तानी मूवीज की नुमाइंदगी नहीं नजर आती। बहुत कम फिल्में रिलीज हुई हैं। हम जैसे देख रहे हैं 3 पश्तो की फिल्में, को 1-2 उर्दू की, और वो सारे मतलब साल में रिलीज हुई हैं। तो 5-7 फिल्मों से हम ये नहीं कह सकते कि फिल्म इंडस्ट्री उसमें कोई तरक्की हुई है, या मतलब ऐसे में ये बात करना कि ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्म हमारी नॉमिनेट होगी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी 3 फिल्में मेरे पास जो आ रहा है, 10 हैं बल्कि ये कह रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट जो है वो कह रही 10 फिल्में रिलीज हुई हैं जिनमें 3 पश्तो की है। अब पश्तो की फिल्में भी जो है ना वो मुझे तो पश्तो नहीं आती, लेकिन वो अमूमन ये होती है कि वो जैसे बदमाशी का ख्याल एक नाम बनता है, एक पता नहीं क्या राज दापत माशे, एक उस तरह से नाम बनता है। ये हरमीत हो तो हरमीत को ज़्यादा पता हो कि किस तरह के नाम है ये। लेकिन पश्तो की फिल्में भी सारी वो बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, और फिर वो पता नहीं हरमीत, ये पश्तो की फिल्मों में हीरोइन इतनी मोटी क्यों होती है, जरा इस बारे में तो बताओ। पठानों को मोटे लोग बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। वैसे अगर हम बात करें सर रूम साहब, तो पहले इंडस्ट्री में, बहुत पुरानी इंडस्ट्री में हम ये देखते थे कि ज्यादा खवातीन का जो वेट हुआ करता था। मुझे ये हैरानी थी कि बदरपुर लाला उठाता बड़ा मुश्किल से उनको, बट बहरहाल अब हालात बदले, तो अब जो नई फिल्में जितनी भी पश्तो की बन रही हैं उसमें एक्ट्रेस थोड़ी सी हमारी पंजाब साइड की आ गई है, क्योंकि पश्तो वाहिद इंडस्ट्री है जो अब भी उनकी फिल्में बड़ी कामयाबी से, बड़ी पैसा भी जो बटोर लेती है आसानी से। और ऐसे में अगर हम बात करें जो वहां पे राइटर है, और वहां पे उमूमन जो ऐसा तबका, जो पढ़ा लिखा तबका तो नहीं जाता पश्तो फिल्में देखने के लिए, उमूमन वो लोग जाते हैं जो रेडी वाले हैं, जो दीगर रक्षा ड्राइवर हैं, वो दीगर लोग हैं। तो उसमें उमूमन ये देखा जाता है। अब ये फिल्मों के नाम अगर आप देखें तो मुझे तो हैरानी होती है कि अब इस दौर में भी हम वही पुरानी बात के बदमाशी का ख्याल कवा, यानी बदमाशी है भाई, बहुत ज्यादा बदमाश है हम लोग, आप ख्याल रखे। दूसरे हैद में जख्मूना, यानी नए जख्म इनको मिले, पता नहीं कौन से, राज द बदमाशे दे। अबे दुनिया बदल गई है, अब भी यहाँ राज बदमाशी का चल रहा है। हालांकि पख्तून लोगों में बड़ा फर्क है, और जो कल्चर दिखाया जाता है मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। ऐसे में अगर हम पंजाब की फिल्मों की बात करें तो पंजाब का जो कल्चर था बड़ा खूबसूरत, कमाल का भाई। अगर हम इंडियन पंजाब की मूवी देखें एज कंपेयर टू पाकिस्तानी, तो बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने अपने कल्चर को उसी तरह फिल्मों के जरिए जबरदस्त किस्म से प्रमोट किया, और हमने यहाँ पे गुजर डाकू, फलाना बदमाश, इस किस्म की फिल्में हम लेके आए। तो ऐसे में स्क्रिप्ट राइटर लोगों को हमने आदी कर दिया है कि भैया आपने देखनी है तो ये बदमाशी वाली, नहीं देखनी तो आप साइड पे जाओ। तो यही वजह है कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो एक साइड पे हो रहा है। लेकिन हाँ, उर्दू की कुछ ऐसी मूवीज आई जिसमें ISPR ने एक बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया, और खासकर कुछ ऐसे चैनल भी मैदान में आए जिन्होंने स्पॉन्सर दिए लोगों को, और नए टैलेंट जो है वो सामने आया। तो उसमें कई सारी ऐसी फिल्में बनी जो मैंने खुद देखी है, पहली बार ऐसी फिल्में जो मैंने खुद देखी, और बड़ा मजा भी आया, एंजॉय भी किया। लेकिन रोमा ने जो बात की कि भैया कोरोना आ गया
तो जो बची कुछ इंडस्ट्री थी हमारी दोबारा उस लेवल पे दोबारा चली गई। लेकिन ये है कि पश्तो अगर हम देखें इंडस्ट्री को बहाली की अगर हम बात करते हैं रूसा या रोमा, तो पश्तो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा पैसा दे सकती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कराची में या लाहौर में जिधर जिधर पठान रहते हैं तो वो ज्यादातर मजदूरी के लिए आए लोग होते हैं, तो फिर उनको ऐसी फिल्में भी पसंद आती। लेकिन ऐसे में थोड़ी चीजें अगर बदल जाती है तो पढ़ा लिखा तबका भी पश्तो फिल्में देखने के लिए आ सकता है। ऐसे में इंडस्ट्री जिस तरह उर्दू ने रुख बदला है, पंजाबी मूवीज को बदलना होगा। पंजाब के जो लोग हैं उनकी भी ख्वाहिश है कि दोबारा पंजाब में कि सरसों का खेत हो, और जो पंजाब का ओरिजिनल वहां का जो रीत रिवाज है, तो वो चीजें लोग देखना चाहते हैं, ना कि ये जो पुराने स्टाइल के मुझे ऊपर नीचे। बहुत थक गए भैया हम देख। बिल्कुल ठीक हो गया, हरमीत ने बड़ा जबरदस्त किस्म का तज्जिया दिया जिसको हमने तो एंजॉय किया, ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स ने भी एंजॉय किया होगा, और कुछ बातें ऐसी थी जो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। बट इस वक्त हमारे साथ फिल्म ट्रेजर खुर्रम सुहेल साहब हमें शो में ज्वाइन करें। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। हम आगे चलकर आपसे ये भी पूछेंगे कि 2021 में जितनी भी मूवीज बनी हैं, ऑस्कर के लिए कौन कौन सी मूवीज जो है वो नॉमिनेट हो सकती हैं, होने वाली हैं। बट इससे पहले जरा ये बताएं कि हमारे जितने भी फिल्म डायरेक्टर्स हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, मूवीज तैयार हैं, कुछ ने तैयार मूवीज के बाद उनको रिलीज नहीं किया, आपको नहीं लगता ये नुकसानदेह है? कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम, कर देनी चाहिए थी अगर सिनेमास खुले, थोड़ी शायद बेहतरी आ जाती। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और मैं ये गुफ्तगू सुन रहा था आपकी शुरू से, तो मसाइल तो बड़े गंभीर हैं हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन कोशिश करते हैं। ये जो तस्करा यहाँ आप कर रही हैं, मैंने डॉन उर्दू के लिए ऑनलाइन जो वेबसाइट है डॉन उर्दू की, उसके लिए बहुत तफसील से ये सालनामा लिखा है, जो कि यहाँ पूरा लिखना बोलना मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दो बड़े मसले हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में कोई बैकअप प्लान हमारे फिल्म साजों के पास नहीं होता, और अब जब कोरोना एकदम से आया और 2 साल का तकरीबन गैप आ गया तो कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग से मुराद कोई OTT रिलीजेस नहीं थी, हमारे यहाँ कोई पोर्टल नहीं था नेटफ्लिक्स जैसा, अमेजॉन प्राइम वीडियोस जैसा या Z5 जैसा फिल्म में आ रही है। तो इसका अगर आप ट्रेलर देखें और इसकी कहानी की बुनियाद देखें तो मुझे ये लगता है कि इसमें वो सारे पहलू मौजूद हैं जो मगरबी दुनिया में और ऑस्कर अवार्ड्स की दुनिया में बड़े अपीलिंग होते हैं, और एक जेन्युइन मसले पर बनाई गई फिल्म है। तो हम तो खैर ऑस्कर की जो शॉर्ट लिस्ट फहरिस्त है, हम तो कभी शॉर्ट लिस्ट भी नहीं हुए ऑस्कर में, लेकिन ये फिल्म मुझे लगता है कि चलें ऑस्कर ना भी ले, लेकिन इसका मौजू और प्रोडक्शन ऐसी है कि ये ऑस्कर के लिए वहां ऑफिशियली शॉर्ट लिस्ट हो सकती है, तो ये इसका जिक्र इसलिए आया था। ठीक है, आपने अपनी तहरीर में आपने इंग्लिश फिल्मों के भी बहुत से हवाले दिए हैं, तो उसके बारे में जरा फरमाइए कि इस साल कौन कौन सी इंग्लिश की फिल्में ऐसी हैं जो नॉमिनेट हो सकती हैं। जैसे ड्यून का आपने जिक्र किया हुआ है, मैलिग्नेंट का आपने जिक्र किया हुआ है, इस साल तो रेजिडेंट इविल आपने हवाला दिया हुआ है उसका, जेम्स बॉन्ड की फिल्म रिलीज हुई है हाल ही में। तो कौन सी फिल्म ऐसी है और कौन कौन सी फिल्में ऐसी हैं अगर आपके मुताबिक वो किया जाए, इस पर हम यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी खुर्रम साहब, ये हमने ट्रेलर दिखाया इसका, जावेद इकबाल का, आपकी बात बिल्कुल सही है, मतलब जो सब्जेक्ट है और जो उसकी प्रोडक्शन है वो काफी अपीलिंग लग रही है। तो आप मतलब जैसे कह रहे हैं, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली इस साल तो रिलीज नहीं हो पाएगी है, तो हाँ इसका इंतजार ही करना पड़ेगा हमें सिनेमाज में, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, ये मसला भी है, और हमारे फिल्म साजों को सोचना चाहिए, जैसे उन्होंने ये डिसाइड किया था उसके मुताबिक ये रिलीज कर देते, क्योंकि मसला ये है कि अगले साल 2 ईदें हैं, पूरा साल पड़ा है। पाकिस्तान में बड़ी साउंड फिल्में आ रही हैं, दी लेजेंड ऑफ मौला जट आ रही है, और कई बड़ी फिल्में। तो मुझे लगता है ये फिल्म चूंकि इतनी ग्लैमरस और इतनी कमर्शियल फिल्म नहीं थी, ये साल आइडियल था, बहुत ज्यादा रश भी नहीं था, और पूरी दुनिया में चीजें काफी कम हुई थी। अगले साल कंपटीशन बढ़ जाएगा और मुझे लगता है उस रश में सोहेल साहब अगर हम देखें बहुत अच्छी
ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ ऐसी फिल्में आ रही है जो स्क्रिप्ट से हटके और बड़े कमाल का एक नई स्क्रिप्ट हमने अपनाई है, जो ये गुजर डाकू बदमाश डाकू उस चीजों से हटके। अब ऐसे में जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि ये सारी फिल्में ईद के दिन ही रिलीज होनी है, तो ऐसे में सिनेमा मालिकान जो वैसे बेचारे तो कई सारे मॉल बना दिए, प्लाजे बना दिए, तो ऐसे में अगर इंतजार ईद के ईद करते पड़े ये हमारे लोग प्रोड्यूसर साहबान, तो ये सिनेमा तो बंद हो जाएंगे, मालिकान भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आगे सिनेमा घरों के लिए मजीद, और सिनेमा जो है साथ साथ इनके लिए कितना नुकसान होगा जो प्रोड्यूसर वगैरह जो फिल्में रिलीज के लिए रोकी हुई हम लोगों ने। जी हरमीत, जिस नुकसान की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नुकसान ऑलरेडी 2 साल से शुरू हो चुका है, और इस वक्त हमारी जो मॉडर्न जदीद सिनेमा की इंडस्ट्री है, ऑडिटोरियम्स जो बनाए गए हैं और शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो सिनीप्लेक्स और इस तरह के बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए गए हैं वो ऑलरेडी क्राइसिस में हैं। ये ट्रेलर आपने देखा, मुझे तो ये बड़ी अच्छी लग रही है, पिक्चराइजेशन भी अच्छी है, कास्ट भी अच्छी है, और जिस तरह से खुर्रम साहब ने कहा उम्मीदें इनको बहुत है, हमें भी मुझे लग रहा है ऐसी बहुत सी होप्स इस मूवी से पैदा होने लगी हैं। खुर्रम साहब, वेरी क्विक कमेंट ऑन कायदे आजम जिंदाबाद, और उसके बाद फिर हम अपने व्यूअर्स के साथ उसका भी ट्रेलर शेयर करना चाहेंगे। जी, कायदे आजम जिंदाबाद जो है वो देखिए नाम तो बहुत जबरदस्त है और थीम भी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब इसका टीजर और इसका ट्रेलर आया तो इसने मायूस किया। आप ट्रेलर देखिए, मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल जाएगा कि एक बहुत ही सो कॉल्ड इंडियन कॉपी लग रही है ये फिल्म। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है खुर्रम, आपने जैसे बताया कि कायदे आज़म जिंदाबाद भी अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन कायदे आज़म की जिंदगी के ऊपर एक भरपूर फिल्म नहीं बन पाई। एक पहले फिल्म जिना के जी जमील देलवी साहब, जमील देलवी वाली वो फिल्म है जी जी। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक आप बात करें, अप टू द मार्क मूवीज नहीं बनी, बट हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है। खुर्रम साहब को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थैंक यू सो मच खुर्रम साहब। ये नामजदगी बता दूं वेरी क्विकली। जी बिल्कुल जी, अंग्रेजी फिल्मों में जो रऊफ साहब आपने पूछा था, वैसे तो स्पाइडरमैन जो है वो सबसे मकबूलियत में ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है डोंट लुक अप फिल्म जो है लियोनार्डो डी कैप्रियो की, वो उसमें मुझे लगता है वो शॉर्टलिस्ट होगी बेस्ट फिल्म के लिए या बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए। और पाकिस्तान की तरफ से लेजेंड ऑफ मौला जट को नामजद किया जाएगा, लेकिन इस फिल्म के सब्जेक्ट में दम नहीं है, बाकी देखते हैं फिर जावेद इकबाल जब आएगी। आपकी तरफ से आ गई, थैंक यू सो मच। को दोबारा भी इस मौजू पर शो में शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।